अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिरदो नवा में होने वाले सियासी, जुग्राफियाई और माशी सूरत हाल के तनाज़ुर में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया एक बड़े मेगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहा है, जिसका G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐलान किया गया और इस पे MOU पे दस्तखत भी किए गए। इसमें सऊदी अरब और UAE और अमेरिका भी शामिल हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का ये प्रोजेक्ट है, जबकि पाकिस्तान के मगरब में चाइना जो है कि मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के मंसूबे जो है कि वन बेल्ट वन रोड, CPEC, BRI मुख्तलिफ के नाम है। और चाइना एक तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट से होता हुआ वो यूरोप तक एक्सेस हासिल कर रहा है और एक तरफ वो पाकिस्तान में CPEC पे काम कर रहा है। ये सारी जुग्राफियाई सूरत हाल है। इसके तनाजुर में जो इस वक्त इंडिया में डेवलपमेंट हुई है G20 की, उसके तनाजुर में बाद से बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आज हम इसी हवाले से एक तो बातचीत करेंगे कि ये पान के लिए क्या ख़तरात की घंटी है या पाकिस्तान के लिए कुछ नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर हम अपने मुल्क के अंदर जहाँ पे माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है कि वो थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अगर इन हालात को हम बेहतर बना लें तो किस तरह से हम दुनिया की इस बदलती हुई माशी सूरत हाल से, तिजारती सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बातचीत करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वली जाहिद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना सेंटर टुडे के, और इसके अलावा प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। बुनियादी क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये जो G20 समिट का एलामिया और वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट हुई, एक इनिशिएटिव नया शुरू हो रहा है, इसके लिए वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ खदशात या ख़तरात हैं या ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर खित्ते के अंदर कोई भी इस किस्म की बड़ी सरगर्मी होती है तो पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया खालिद। सबसे पहले तो मुझे आप इजाज़त दीजिए कि बहैसियत पाकिस्तानी मैं एक गम का इजहार कर सकूं, और वो गम है 10 सालों के ज़ाया होने का। क्योंकि जो BRI है, CPEC उससे पहले है। BRI अनाउंस हुआ था 2015 में, अगरचे यानी कंसीव हुआ 2013 में, लेकिन जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 2013 में MOU इसका साइन हो गया था। इसी तरह जैसे IMEC का G20 के इजलास में सितंबर में साइन हुआ है। इसमें जो 2013 से लेके 17 तक का टाइम है, इसमें भी हमने कोई एक आध साल ज़ाया किया। यानी अब मैं वैसी पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, वो जो हमारा धरने की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पाकिस्तान का दौरा नहीं हो सका, तो 1-1.5 साल का वो ज़िया है। उसके बाद सिर्फ हमें 15 से लेके 17 तक उसके ऊपर एक्टिवली काम करने का मौका मिला। यानी हमने जो साल ज़ाया किए, 10 साल में हम प्रोग्रेस में इतना आगे चले जाते कि आज अगर IMEC यानी अनाउंस होता तो हम ऑलरेडी बहुत सारी ग्राउंड कवर कर चुके होते। आई थिंक हमने वो वैक्यूम दिया है। तो एक तो पाकिस्तान की नाकामी है बड़ी शदीद किस्म की कि हम रेसिपिएंट कंट्री थे, हम चाइना के नेबर थे। चाइना का ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। तो चाइना इसको भी दुनिया के सामने पेश करता कि भाई देखिए हमने ये अपने एक नेबर कंट्री में किया है, तो हम हर एतबार से बेनिफिशियरी हो सकते थे। बट द वे वी मेस्ड अप, या जिस तरह भी इमरान खान प्रोजेक्ट है उसको लाना या ले जाना, इसमें जो 5 साल हमने एक्सक्लूसिवली इनके ज़ाया किए, और जो 2 साल नवाज शरीफ को हटाने के बाद के उनकी गवर्नमेंट में रहते हुए ज़ाया किए, आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है। इसके अंदर 2 साल कोरोना के भी शामिल कर लेने चाहिए मैं वैसे, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल। हाँ, आप कर लीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप जी एब्सोल्युटली, हाँ, उसमें आप वो भी एक नेचुरल जो है फैक्टर जो बियॉन्ड कंट्रोल है फॉर एनीवन, वो भी उसमें शामिल है, जो शायद अभी IMEC को ना हो। तो फर्ज कीजिए अगर इस तरह का कोई और नहीं आता तो इनको सॉलिड 10 साल मिलेंगे अगर हमने कंपेयर करना है दोनों की एक्टिविटीज को इन फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर। अच्छा, दूसरा इस दौरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि चूंकि आपको याद होगा कि जब BRI इन्होंने कंसीव किया कजाकिस्तान में 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, हालांकि वो एक बड़े फोरम पे था, इसके बावजूद 2015 2 साल तक दुनिया को पता नहीं चला BRI का। उस वक्त इसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था, ओबोर।
जिसके नाम की अमेरिका ने मुखालफत की कि आप कैसे वन बेल्ट कह सकते हैं। अगर जो मैं देख रहा था कि G20 में भी यही है, वन वर्ल्ड, यानी थीम वही चल रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने एतराज किया, तो अपने नाम में भी उन्होंने वही इनपुट किया जो जिसके ऊपर इनिशियली एतराज था। अच्छा, तो ये चाइना ने अपना सारा होमवर्क करने के बाद दुनिया को बताया कि हम इस $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हैं और इतने 62 या 68 मुल्कों में हम ये जाएंगे। दैट मीन्स कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। यानी इसको आप कू कह लें इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स के अंदर, कि ये उसने किया। लेकिन ये जो वैक्यूम हुआ, चाहे कोविड की वजह से या हमारी अपनी नालायकी की वजह से, इसमें अमेरिका को मिल गया एक काउंटर मेजर का, एक ऑल्टरनेटिव प्लान करने का, और जिसके नतीजे में ये आईमैक का यानी जो प्रोजेक्ट है। वली साहब, ये कितना कामयाब साबित हो सकता है? दो हवालों से। एक, हमें अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो इंडिया और अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर का एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कोई बड़ा प्रोजेक्ट वो नहीं लेके आ सके। जबकि पाकिस्तान जो है कि न्यूक्लियर पावर, सिविल न्यूक्लियर के अंदर चाइना के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, उसके नतीजे में हम C5 तक पहुंच चुके हैं और K2 कराची में भी 2 प्रोजेक्ट हम लगा चुके हैं। और दूसरा जो है कि इसके अंदर एक और मामला, अगर आप इसको CPEC को देखें और जो इंडिया और यूरोप तक जो प्रोजेक्ट ये कंसीव किया जा रहा है, उसके अंदर बम्बई से दुबई तक जो है कि आप समंदर के रास्ते में, फिर आप ज़मीन पर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि आप लबनान से यूरोप तक फिर समंदर में आप जा रहे हैं। तो इसकी भी कनेक्टिविटी जो है 2-3 वे आ रही है। जबकि हमारा CPEC जो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट, चाहे हम रेल करें, रोड करें, बिल्कुल स्ट्रेट है, हम कनेक्ट कर देते हैं सीधा समंदर से और फिर आगे मिडल ईस्ट से आप कर सकते हैं। तो इस तनाजुर के अंदर, इसके अंदर कितनी कामयाबी के इम्कानात हैं? क्योंकि माजी में भी अमेरिका ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स तो किए, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ उतनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम नहीं हो सका। तो अभी भी क्या सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए या इस खित्ते के अंदर दीगर बड़े प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए एक ये अनाउंसमेंट तो अच्छी दिखाई देती है, प्रैक्टिकली कितना ये फिजिबल आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। इसलिए कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप न्यूक्लियर कह लें, वो और तरह के हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं है। बट लेट्स, यानी आप उसको स्ट्रेटेजिक कह लें या किसी यानी और तरह से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्योरली यानी जो रास्तों के हैं। चूंकि रियल इशू ये है कि अगर कोई चोक पॉइंट आए सी के ऊपर, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? तो जो स्ट्रेट ऑफ मलाइका का चोक पॉइंट है, उसके लिए इन्होंने कहा चाइना ने कि ओके, हम खुंजराब से गवादर जाते हैं। तो बेसिकली ये उसकी सेफ्टी है। अब उसमें भी जो हमारे सड़क के 3 रूट्स हैं, यानी अगर 3 हमारे मोटरवे वाले राउट से अगर उसमें भी ब्लॉकेज आती है, तो फिर हमारे पास ML1 है जो रेलवे लाइन का है। तो इसका मतलब है कि चाइना इज लुकिंग एट कि जहां पे अगर सी में उसको कोई मसला पेश आता है तो लैंड रूट्स हो, लैंड में मसला पेश आता है तो उसके पास रेलवे ट्रैक हो। तो जो आईमैक है वो भी यही करेगा। अच्छा, दूसरा ये था कि गवादर के बाद फिर हमने सी से ही मिडिल ईस्ट को टच करना था, हमने भी वही करना है। तो मुंबई से भी अगर वो जबल अली या दुबई में टच करेगा तो वो जहाज में ही करेगा, और इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जो ये, अगर आप प्योरली आईमैक के हवाले से पूछें कि इसके अंदर कोई ऐसा रुकावट वाला यानी ऑप्शन मौजूद है कि जहां पे इनको डिफिकल्टी आ सकती है। मेरा ख्याल है कि वो सीरियस है जो ये सारा बनाने में। और ये ऑल्टरनेटिव भी है कि अगर चाइना वो नहीं कर सका जो उसका इनिशियल प्लान था BRI में, तो दुनिया ने तो जाहिर है आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने तो बनना है, दुनिया ने कनेक्ट होना है। तो चाइना उसको लीड करे या उसको अमेरिका या उसके जो एलाइज हैं। तो अभी जिन लोगों ने G20 में ये सारा आईमैक प्लान किया, ये सारे यानी उसके एलाइज हैं, US के एलाइज हैं। अब और जो BRI में थे वो ज्यादातर चाइना के एलाइज हैं। अच्छा, इसमें जो एक कॉमन है वो है इटली। चूंकि इटली BRI का भी हिस्सा है और ये आईमैक का भी हिस्सा है। और इस तरह कुछ पार्ट में यानी जाहिर जो इंडिया है वो अपने आप को चाइना के बराबर समझता है। तो वो नहीं समझता कि वो किसी और के यानी जो ग्रैंड मिशन है या ग्रैंड एम्बिशन है उसका हिस्सा बने। लेकिन अब जाहिर है इसको वो लीड करेगा। तो आपने जो अगर ये सवाल है कि क्या कामयाबी कितने इम्कान है, अभी सिर्फ चूंकि MOU साइन हुए हैं, अगले 2 महीनों में इनकी जो टीम्स हैं वो बैठेंगी, जो टाइमलाइन एस्टेब्लिश करेंगी, जो राउट्स एस्टेब्लिश करेंगी, बजट एस्टेब्लिश करेंगी। तो मेरा ख्याल है अगले 2-3 महीनों में शक्ल ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। एक और चीज जो वली साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो ये है कि अगर हम इंडिया को देखें तो बैक वक्त जो है
कि इस खित्ते में रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके SCO के अंदर भी और वैसे भी बायलैटरल रिलेशन बड़े अच्छे हैं उनके, और चाइना के साथ भी वो ट्रेड रूट की बात भी करते हैं और बहुत से मामला जहाँ पे उनकी स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर या बाकी इश्यूज़ के ऊपर तनाज़ात हैं, लेकिन वो अपने ताल्लुकात को बेहतर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी उनके बिल्कुल वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे उनके रशिया के साथ हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है कि वो अपने ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी कह लें या इस जो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनमें वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सका पाकिस्तान। उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसके हमें जो नुकसानात उठाने पड़े हैं, अब हम किस तरह से अपने आप को रिविज़िट कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, कि ताकि हम एटलीस्ट हम बिल्कुल इन दोनों खितों के दरमियान में, अब आप हमारे मगरब में भी हमारे मशरक़ में भी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा है। हमारा अपना CPEC 1 फेज़ और सेकंड फेज़ में हम शायद जा भी नहीं सके। तो इस तनाजुर के अंदर हमें अब कैसे जो है कि अपने आप को आगे लेके जाना होगा? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत कीमती बात की है। अगर इंडिया को ही ले तो इंडिया SCO का भी हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रिक्स का भी हिस्सा है, जिनको समझा जाता है कि ये बेसिकली जो अमेरिका है उसको कमजोर करेंगे या G7 को कमजोर करेंगे, लेकिन वो G20 का भी हिस्सा है। दैट मीन्स के दोनों, तो ये मेरे ख्याल में बहुत आइडियल एनविएबल सिचुएशन है। अच्छा, वो बैलेंस क्यों कर पा रहा है? उसकी बड़ी सिंपल रीजन है कि इट्स इकोनॉमी। बल्कि जब मैं जिंदगी में बहुत एक्टिवली लिख रहा था तो मेरे ख्याल 2015 या 16 का था, जो हर साल समिट होता है UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो उस साल मैंने दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, नवाज शरीफ, इनका जो US का विजिट जो वो था प्लान, वो मैंने नोट किया, और मैंने उसको मोदी का वो नोट किया। मोदी की सारी मुलाकातें थी जो US कंपनीज हैं उनके CEO से, जैसे गूगल का CEO है, फेसबुक का, इस तरह के लोगों से, माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जाहिर वो टिपिकल जिस तरह होता है कि बिल गेट्स से मिल लिया, उनसे वो तो क्या जो पैसे होते हैं ये लेते हैं उनसे पोलियो के लिए, तो काइंड ऑफ। तो मैंने फिर एक पोस्ट लिखी, उसका उन्वान ही आपको इंडिकेट करेगा वो कितनी क्लैरिटी है। मैंने उसका नाम रखा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो जो मोदी की जो उस वक्त की विजिट है, हालांकि वो शुरुआत थी कि जहां पे इंडिया अपने इकोनॉमिक एम्बिशन का इंडिकेशन दे रहा था, तो उस इंडिकेशन में अगर आपका जो पूरा यानी आपकी आइटिनरी है दैट्स फिल्ड विद ब्रेकफास्ट विद CEOs, मीटिंग्स विद CEOs, किसको आपने इंडिया में लाना है, तो ये 4-5 साल बाद उसके रिजल्ट जाहिर होते हैं। और जो कि रिजल्ट जाहिर हुए, यानी जो कुछ 2015 में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने किया, उसके रिजल्ट्स आज 2023 में हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब आपने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान ऐसा क्या करे, तो मेरा ख्याल है कि मेरा आंसर वही होगा कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। आपको अपनी सारी जो बाकी कन्वर्सेशंस हैं, जो पेरिफेरल है, ट्रिवियल है, उनसे हटना पड़ेगा। इकोनॉमी के बारे में बात करनी पड़ेगी। बिजनेस को, जो पाकिस्तान के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बिजनेस को सेफ करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल्स को, यहाँ से हर मल्टीनेशनल एग्जिट के, मैं चूंकि कोच भी हूँ मल्टीनेशनल्स का, इनका ट्रेनर भी हूँ, पाकिस्तान में हर मल्टीनेशनल या जा चुकी है या जाने के दिहाने पे है, और जो कोई FDI है वो नहीं आ रहा। दैट मीन्स हमारे यहाँ तो इकोनॉमी की बात हो ही नहीं रही, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बात हो रही है, हमारे यहाँ सेफ्टी की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है। फला आ गया, फला जगह मर गया, उस जगह पे इतने लोग आ गए, ऐसे इलाके में कौन इन्वेस्ट करेगा? लिहाजा वली ज़ाहिद साहब, ये जो मामला है इसमें मैशत हमेशा वहीं पनपती है, जैसे आप बात करें सिक्योरिटी की, अमन अमान की, दहशतगर्दी की, जहाँ पर एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो, जहाँ पर ना अमन अमान के मसाइल हों, ना पे वहाँ पे सियासी इश्तियाल अंगेजियाँ हों, ना बाकी सारे ये जो इंतशार हमें नज़र आते हैं। पर हमारे यहाँ तो हर एतबार से जो सोसाइटी है बड़ी वो हॉस्टाइल किस्म की इस वक्त इन्वायरमेंट बनी हुई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपके जहन के अंदर क्या है कि ये चीज़ें ठीक होंगी तो मैशत की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं ना? पहले तो हमें है कि ठीक है, हमें ये सबको एग्री करना है कि मैशत को ठीक करना है, मैशत ठीक होगी तो हर चीज़ ठीक होगी। जब ये सोच डेवलप होगी तो फिर आपको बाकी ये सारे जो अपने लेफ़्ट राइट जो हमने बाज़ हमारे खुद साख्ता मसाइल हैं, बाज़ जो हैं कि वो हमें मिल गए हैं मजबूरी में, तो इनको कैसे हल करेंगे हम? जी खालिद, जो मैशत को ठीक करना ये कोई आसान काम नहीं, इट्स नॉट लिप सर्विस कि हर जो नया आर्मी चीफ है अगर वो कराची में जाके
FPCCI के नुमाइंदों से मिलकर उनको आप एश्योरेंस दे दें कि हम चीजें फिक्स कर सकेंगे, तो सिर्फ इस चीज से मैशत नहीं होती। मैशत बनाना यानी फैक्ट्री, ये हमारा पार्ट जो फेज 2 है CPEC का क्यों नहीं हो सका, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, उसके अंदर फैक्ट्रियां लगनी थी, जॉइंट वेंचर्स होने थे। अब ये यानी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चाहे वो CPEC अथॉरिटी है या CPEC के जो क्या एहसन इकबाल है वो दे दें ना, यानी ना किसी पॉलिटिशियन या मिनिस्टर के स्टेटमेंट देने से इकोनॉमी जनरेट होती है, ना किसी आर्मी चीफ के स्टेटमेंट देने से होती है। ये तो फैक्ट्रियां लगती हैं, उनके लिए फाइनेंस अरेंज होती है, उनके लिए लेबर, उनके लिए रॉ मटेरियल्स। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल है, क्योंकि ये भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अब टेक्सटाइल ग्रो क्यों नहीं कर सकती एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स या 5 टाइम्स क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज हमारे यहाँ लेबर अवेलेबल नहीं है स्किल्ड, यानी उन कंपनियों के बाद जो 70 साल से काम कर रही है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी लंबी गेम है, और ये तभी मुमकिन है कि आप एक मुल्क को सेफ बनाएं बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री ओनर्स के लिए, तभी वो इन्वेस्ट करे, बजाय इसके कि वो अपना जो सारा जो उसके पास जो फॉर एग्जांपल वो एक्रू करता है, जो प्रॉफिट्स है वो बाहर उसको करे, वो पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ पे अपना फ्यूचर देखे। वली साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की, और फ्यूचर में हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को देखा जाता है कि आप अगली जनरेशन के लिए, फिर उससे अगली जनरेशन के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, प्लानिंग इस तरह से की जाती है। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से कोई भी दौर हुकूमत हो, अगले इलेक्शन से सोच आगे हमारी बढ़ ही नहीं सकती, स्वाय इसके कि अगले इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है या इलेक्शन को जीतना कैसे है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक रिलीफ आम आदमी को देकर, इससे आगे तक हम सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने निज़ाम के अंदर या सोच के अंदर कैसे तब्दीली ला सकेंगे? जी खालिद, ये जो अगर आप पॉलिटिशियंस की तरफ आपकी रेफरेंस है ना, तो ये तो दुनिया भर में होता है कि जो CNN फैक्टर है, यानी अमेरिका में या बरतानिया में, तो वो जो डेली सेंटिमेंट है हुकूमतें उसके ऊपर काम करती हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम ही है कि इलेक्ट होना या री इलेक्ट होना, सो दैट्स अ गिवन। लेकिन दैट डजंट मीन कि जो उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर कह लें, मलेशिया कह लें, या इवन इंडिया, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमने जो इंडिया का है, यानी ये सिंह के टाइम से जो भी इंडिया में रिवाइवल आया है, इसको हमने ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म देखा है। दैट मीन्स कि दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। जो 24 आवर थ्रेशोल्ड पे पॉलिटिशियन चल रहा है, वो भी चल रहा है कि उसका यानी कॉन्फिडेंस, वो क्या होता है जो सेंटिमेंट नहीं आता, जो ये गैलप वगैरह असेस करते हैं क्या आज क्या रेटिंग आई, तो जो रेटिंग है, हाँ रेटिंग की अपनी गेम है, वो अलग चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म बड़े बोरिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स और उनकी जो सेफ्टी है, यानी वो इंश्योर की जाती है। आखिरी वली साहब, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी देखें 2024-25 इस हवाले से अहम है कि पाकिस्तान में SCO की 2024 में हेड ऑफ गवर्नमेंट की और 2025 में हेड ऑफ स्टेट्स की जो समिट है वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो हमारी इस साइड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये जो 2 बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है, उसको हम किस तरह से टैप कर सकते हैं और उस वक्त तक हम अपने मामलात को कैसे सुधार सकते हैं ताकि वो जो हो तो उसमें हम एटलीस्ट इस साइड के ऊपर हम फ़ायदे उठा सकें? हाँ, ये भी खालिद फनी सिचुएशन है। मैं चूंकि SCO के ऊपर लिखता हूँ और मैंने हर उसका जो समिट है उसको ट्रैक किया है। हमारे यहाँ तो जो समिट में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से ना हाथ मिला सकता है, ना उससे बात कर सकता है, ना 1-to-1 बायलैटरल कर सकता है। तो ये जो पाकिस्तान को जब ये यानी चूंकि ये होता है ना, रिवॉल्व होती है जो प्रेसिडेंसी है, तो ये जब मिलेगी इसमें भी ये इसी में ही चले जाएंगे। अभी जब बिलावल गया था इंडिया SCO के समिट के ऊपर, तो दैट बिकेम सच अ ह्यूज डील कि जी पाकिस्तानी बंदा आ गया और क्या हो गया, वो हो गया। जो चीजें दुनिया भर में नॉर्मल है कि ये सारे SCO के हेड्स एक जगह पे जमा होंगे, उसके लिए यानी दैट इटसेल्फ इसका एक बड़े न्यूज होना, तो हम सब के सोचने का मामला है कि ये बड़ी खबर बन जाती है कि उसने हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, उसने देखा कि नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये जो 24-25 है, ये भी इस तरह जाया जाएगा, इल्ला ये कि जो मुल्क के बड़े हैं ये सारे बैठ के देखें कि अब हम SCO से बेनिफिट करेंगे। हमने SCO से जाहिर है कोई बेनिफिट नहीं किया। थैंक यू। सब बड़ों को और ख़ास तौर के ऊपर उनको जिनके हाथ में ताकत है या फैसला साजी के अंदर बड़ा अमल दखल है, उनको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है। वली ज़ाहिद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन
वापस आएंगे तो पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत के बारे में हम इस सेगमेंट में बातचीत करेंगे और जहां एक तरफ ये वावेला मचा हुआ है कि शायद G20 दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर जो MOU साइन हुआ है उससे पाकिस्तान या पाकिस्तान में जारी CPEC के मंसूबों को शायद कोई काउंटर किया जा रहा है या नुकसान होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मईशत की बहाली के लिए इस वक्त स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन चल रहा है उससे कितने मुस्बत नताइज बरामद होंगे और देर पा माशी तरक्की के लिए क्या इस किस्म के क्रैकडाउन ज़रूरी हैं या कुछ और इकदाम भी लिए जाना इंतहाई नागुज़ीर होंगे। और तीसरा, कुछ अरसे से जो क्रैकडाउन सामने आया इसमें मनी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखने में तो आया कि ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर का रेट कम हुआ है और इंटरबैंक रेट भी कम होके 301 रुपये 16 पैसे पे आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उस वक्त से लेके अब तक कोई 12 रुपये और 67 पैसा जो है अभी भी डॉलर महंगा हुआ है इस सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर दौरे हुकूमत में। तो ये सारे मामलात होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर मईशत हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो बुनियादी सवाल इस वक्त जो पाकिस्तान में जिसको भी सुने तो ऐसे लगता है जैसे शायद दिल्ली के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो मुफाहमत की यादाश्त पे दस्तखत हुए और जो इंडिया से मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से यूरोप तक इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो उससे शायद BRI तो हम तो चले बाद में बात करेंगे, लेकिन CPEC बराह रास्त पाकिस्तान से वाबस्ता है तो उसके लिए कोई चैलेंजेस होंगे या नुकसानात होंगे। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है या नहीं? पाकिस्तान का CPEC और ये दोनों बड़े इंटायरली डिफरेंट मंसूबे हैं। पाकिस्तान के CPEC को चलते हुए अब 1 दिहाई से ज़ायद हो गए। पाकिस्तान के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोल, बहुत से और पावर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आए, बहुत सी रोड्स इसके अंदर बनी। अब रेलवे की ML1 जिसको हमने खुद आई थिंक बहुत डिले किया और हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, अब वो होने जा रही है। सो एक तो ये है कि CPEC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन है पाकिस्तान का वो नहायत ही एक मुस्तहकम राह पर गामजन है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो हमें वरी करना चाहिए वो नॉट कि इंडिया में G20 में एग्जैक्टली क्या हुआ विज़ CPEC, बट वरी ये करना चाहिए कि हम CPEC 1 को CPEC 2 में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे। CPEC 2 क्या है? CPEC 2 है कि क्या जो इंडस्ट्री शिफ्ट करनी थी वियतनाम की बजाय वो पाकिस्तान शिफ्ट करती। हम जो एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए खड़े हैं, 9 जोन्स हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं ये इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या हम उनको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? और वो भरने के लिए हमें चाइना से CPEC 2 के अंदर जो वहाँ पे मशीनरी रिडंडेंट हो गई है या वो अगर ज़्यादा वैल्यू एडेड में चले गए हैं जो वहाँ से मूव हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उसमें जाना है। और इसके साथ साथ मतलब हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि SIFC जो एक काउंसिल है, जो एक फ्रेमवर्क है जिसको मैं कहता हूँ, और वो फ्रेमवर्क ये है कि जो पाकिस्तान की क्लॉग्ड आर्टरीज हैं उनको बाईपास करके या उनको खोल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करके एग्रीकल्चर पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स और रेकोडेक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है। इट हैज़ शोन टू द पीपल। मैं हमेशा कहता था दुनिया को दिखाना तो पड़ेगा ना कि कोई काम हमने किया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग सेक्टर। बहुत देर लगी, बहुत ही मुश्किलात आई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में गए पर कर लिया। और फिर जो दो आई थिंक अदर सेगमेंट्स, डिफेंस प्रोडक्शन और पाकिस्तान का IT एंड ITES। सो हमें इस चीज़ को मुस्तहकम करना चाहिए। ऑफ कोर्स G20 में जो राहदारी का माहिदा अब हुआ है मिडल ईस्ट और इंडिया के दरमियान, वो एक हकीकत है, पर हमें भी अब अपने आप को फिर वक्त आ गया ना कि हम भी गियर करें कि हम 240 मिलियन यूथ की आबादी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। हमारे 9 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर के मौजूद हैं। हमारे माइंस एंड मिनरल्स में जो कुछ बलोचिस्तान में है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। कॉपर के आई थिंक 2nd 3rd बिगेस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ पे पड़े हुए, गोल्ड के रिजर्व्स। ये अब काम तो आपने करना है। सो इंस्टेड मैं तो कभी भी वरी नहीं करता कि मतलब रीजन क्या करे। अगर मैं अपना घर ठीक करूं, अपना स्ट्रक्चर ठीक करूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के जो रेगुलेटरी रजीम है उसको ठीक करूं,
अगर मैं अपनी जो कबाहतें हैं उनको दूर करूं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को, तो मैं दुनिया को शोकेस करूं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की, पर ये भी रियलिटी है कि हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस इतनी कमज़ोर है कि हम किसी को मतलब लाकर यहाँ पर कोई चीज़ बेच नहीं पा रहे एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उनको स्ट्रक्चरल मामलात को दूर करने के लिए हमें SIFC के थ्रू और जो लोकल डोमेस्टिक भी हमारा कस्टमर है उसको भी एक्साइट करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट टू GDP तो बढ़ाना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। याद रखिए, दुनिया के किसी मुल्क ने भी अगर तरक्की की है ना, चाहे वो ईस्ट एशियन मिरेकल हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, इंडिया हो, इन सब में एक फिगर कॉमन है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP इज 13.6% लास्ट ईयर। पाकिस्तान के इन ममालिक से आधा है इन्वेस्टमेंट टू GDP। अगर इसको डबल करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी इस मुश्किल से निकलेंगे। ये डॉक्टर साहब, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट टू GDP को बढ़ाने के लिए आपको डोमेस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसकी आपने कुछ अभी बातें भी की हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है कि हम ये देखते हैं कि बबल से बनते हैं अचानक। जैसे आजकल जो है कि हर इदारा जो है वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए या मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल थोड़ी सी स्टेबल होगी और उसके बाद फिर सब के सब जो है कि किसी और काम में लग जाएंगे, और फिर यही जिन इदारों की बुनियादी ये जिम्मेदारी है वो आंखें बंद कर लेते हैं और चीज़ें फिर उस हद तक चली जाती हैं कि अचानक फिर किसी को जो है कि ख्याल आता है और ये सारा काम करते हैं। तो इस वक्त भी जो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, फॉर टाइम बीइंग तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि इसी तरह से इसको सस्टेनेबल किया जा सकता है या इसके साथ साथ पैरेलल हमें कुछ और भी करना होगा? खालिद साहब, आपने बहुत ही सच्ची बात सामने रखी है। जब प्रेसिपिटेट हो जाती हैं चीज़ें, हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाते हैं, और एक ओपन मार्केट और उसमें ग्रे मार्केट, एक इनफॉर्मल मार्केट, जब ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान में, तो हम तब मॉनिटरिंग शुरू करते हैं चीज़ों की। हम तब कंप्लाइंस के इश्यूज को सीरियसली लेते हैं, हम तब क्रैक डाउन करते हैं, हम तब कहते हैं कि ये जो हवाला और हुंडी है इसको हमें रोकना है। स्मगलिंग ऑफ द अजनास हो या स्मगलिंग अंडर ये जो डॉलर की हो रही है, जो डॉलराइजेशन हो रही है, रोकनी है। ये आपकी बात दुरुस्त है, पर चलें हम इसको इस तरह लेते हैं कि एक अथॉरिटीज़ ने अच्छा कदम लिया, आर्मी चीफ ने अपना प्लेज दिखाया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त इस चीज़ का कायल हूँ कि सबको एक डायरेक्शन में पुल करना है और सबको पुल भी करना है, जो आप बात कर रहे हैं, और सबको पुल कंसिस्टेंटली अब करना है। अब स्मगलिंग को रोकिए, ईरान के बॉर्डर से तेल आ रहा है उसको रोकिए। 200 अरब रुपए का एक एस्टिमेट है कि हमें टैक्स में नुकसान हो रहा है उस तेल के आने से। आपके रुपए की कदर इतनी बढ़ती है, तो ये सब कुछ ओपन और ग्रे मार्केट में हो रहा है। सो इसके साथ साथ इसको अब सस्टेन किस तरह करना है, दो तरीके हैं। एक तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना काम करना है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यू पे देम वेल, मैं हमेशा कहता हूँ, और उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करें। और आई थिंक द अथॉरिटीज़ आर डूइंग इट बोथ एट द केयर टेकर लेवल एंड स्पेशली एट द आर्मी लेवल। सो आई होप दे कंटिन्यू। बट इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल मसाइल मुल्क के हल किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। अब आप चाहते हैं कि तकवीयत मिले उन इक़दामात को जो एडमिनिस्ट्रेटिवली लिए जा रहे हैं। एक तो हमने तय कर लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी वो ज़रूरी हो गई थी, बिकॉज ये ग्रे मार्केट्स वगैरह जो हैं ये फॉर्मल सेक्टर में तो है ही नहीं है। जब वो फॉर्मल सेक्टर में है ही नहीं है तो उनको फॉर्मली लॉज एंड रेगुलेशंस के तहत हम तय नहीं कर सकते थे। बट स्ट्रक्चरल मामला, चाहे वो हमें ये जो इस वक्त कंपनीज़ हैं, हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, इनको ए रेटेड करके ये जो ग्रे मार्केट से निकाल के, और ये जो बी कंपनीज़ हैं इनसे निकालना है। हमें चाहे लिक्विडिटी बढ़ानी है इंटरबैंक में, इंटरबैंक भी डिसफंक्शन कर रहा है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो रुपए की कदर पे प्रेशर आता है। उस लिक्विडिटी को इन द शॉर्ट रन हमने बढ़ाना है थ्रू दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, IMF और बाकी। हमारी एक्सपोर्ट जो है हमें उन्हें बढ़ाना है। मैं अभी फिगर देख रहा था कि हमारी जो रेमिटेंस है, खालिद साहब, अभी 15 मिनट पहले फिगर रिलीज हुआ है, वो 2.1 अरब डॉलर से भी नीचे चली गई है, अगस्त में भी और जुलाई में भी। ये अच्छा ओमन नहीं है। जुलाई अगस्त मिला के तकरीबन पिछले जुलाई अगस्त से 1.5 अरब डॉलर के करीब हमारी रेमिटेंस डाउन है। ये क्यों डाउन है? क्योंकि ओपन मार्केट में बहुत महंगा बिक रहा था डॉलर। अब लेट्स गेट दिस बैक। हमारी जो रेमिटेंस है उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो वो स्ट्रक्चरल काम हमने करने हैं जिससे ये चीज़ें ठीक हों। और फिर स्ट्रक्चरल असल काम तो वो हैं कि जो 52 लाख SMEs हैं उनको भी एक्साइट करना है, जो एनर्जी सेक्टर है उसको ठीक करना है, PIA से जान छुड़ानी
है, एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल डीकंट्रोल करना है, क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करना है। अब ये सब खालिद साहब काम तो हमारे करने के हैं, ना ही IMF ने करना है, ना ही कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट ने आके करना है। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो तब अट्रैक्ट होगी जब आप ये सब काम करेंगे बियॉन्ड जो हम इमीडिएट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको जरूर, हम 9 मिलियन हेक्टेयर है इस वक्त हमारे पास एग्रीकल्चर में जो कल्टिवेट नहीं हो रहा, आप उनको जरूर ऑफर करें कोऑपरेटिव फार्मिंग, बट इसके साथ साथ हम अगर ये बाकी भी काम करेंगे तो देन वी कैन बी अ शाइनिंग स्टार। देन आफ्टर 5 years आई कैन कम एंड टॉक टू यू एंड से कि यार ये काम हमने किए और हम कलीदी तौर पे अपने मसाइल को ओवरकम करने में भी कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी किसी भी फील्ड के अंदर एक मतवाजी जो रेगुलेटर होता है, ना तो आपके हाथ में डंडा हर वक्त हो कि आप सर फोड़ते फिरें किसी का, ना ये होता है कि आप बिल्कुल मार्केट को इतना लूज छोड़ दें कि उसके अंदर जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो बड़े उसके ऊपर उसको पूरा हावी हो जाएं उसके ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो एक इन्वेस्टमेंट की कमी या जो रेगुलेटर्स के करैक्टर को हम देखते हैं, किरदार को, रोल को, उसके अंदर यही नज़र आता है कि जैसे मैंने पहले कहा कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। अभी भी 2-4 दिन पहले एक स्टोरी देख रहा था कि जो इवन हम इन्वेस्टमेंट की तवक्को कर रहे हैं कि 25 अरब या 50 अरब डॉलर उन्हीं ममालिक की तरफ से, जहाँ पे एक कंसर्न ये है कि वो अपना रिटर्न या प्रॉफिट कैसे बाहर लेके जा सकेंगे। दूसरा मामला उनका कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कि हमारा रेगुलेटर का किरदार या हमारा जो इवन लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है सारा का सारा, इसके ऊपर भी उनको कोई एतमाद नहीं है। तो इस हवाले से कुछ बताएंगे कि वहाँ पे क्या काम करने की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी चीज़ सामने रखी है कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी निज़ाम जो है हमने 10-12 साल में ये क्रिएट किया। ये नेप्राज ऑगराज सारी जो हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान से बाहर से लाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की सर्जरी करनी है, पर जो रेगुलेटरी निज़ाम है उसकी चूँकि नो हाउ बहुत कम है। अगर तो आपको ज़रूर कोई मिल जाए इंसान जो समझता हो तो आप लाइए, बट अदरवाइज़ आपको इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट कहीं से लाने पड़ेंगे जो मार्केट क्रिएशन जानते हो। हम हर जगह अपनी मार्केट क्रिएशन जो है ना वो भूल गए हैं। मतलब एनर्जी सेक्टर में हम सिर्फ ये रेगुलेट कर रहे हैं कि कीमतें क्या होंगी। रेगुलेटर का असल काम यह है कि वो एक कंपेटिटिव मार्केट बिहेवियर क्रिएट करे। सो इस बात में कोई शक नहीं है आपकी। दूसरी बात आपकी इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम उन ममालिक के पास जब जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि हम ये डॉलर्स वापस भी लेकर जाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अब कि वो जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो जितने भी इन्वेस्टमेंट हो उसका जो रिटर्न है वो तो ज़रूर लेकर जाएं, पर हम इतनी एक्सपोर्ट क्रिएट कर सकें। इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ CPEC 2 विच इज़ इंडस्ट्री टू क्रिएट एक्सपोर्ट्स, और अगर आप अजनास में इन्वेस्ट करवाते हैं मिडल ईस्ट से तो उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया ये है कि हमें तो फूड सिक्योरिटी मिले, पर जो मिडल ईस्ट की इतनी बड़ी मार्केट है उसकी फूड सिक्योरिटी को भी हम पूरा कर रहे हो। 2028 में इंशाल्लाह पहला कॉपर जब पाकिस्तान से निकलेगा तो हम ये कह पाएंगे कि हमने एक एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट की। सो बैरक गोल्ड ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़रूर की, बट वो पाकिस्तान से जब लेके जाएंगे तो हम भी इंशाल्लाह 1 से 2 अरब डॉलर की कॉपर की एक्सपोर्ट कर रहे होंगे 2028 में। इसकी मुझे बहुत कभी उम्मीद है। इसके साथ साथ बहुत से और एरियाज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे मैंने जितनी गुफ्तगू की है वो ये की है कि पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो है वो हमने पूरी की हैं। हमने पाकिस्तान का एक एक्सपोर्ट सेक्टर क्रिएट करना है जो पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करे जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी क्रिएटेड है। 41,000 से ऊपर मेगावाट की जो इस वक्त लगी हुई है पाकिस्तान में नेम प्लेट कैपेसिटी, उसको यूज़ किया जा सके। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है, ख़ास तौर के ऊपर PDM की जो 3 बड़ी जमातें हुकूमत में थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए हर उस काम की तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में सियासी, कानूनी और आइनी बहरान जो है वो पैदा ही नहीं हो सका, बल्कि वो सर चढ़ के बढ़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हम बातचीत करेंगे और ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, जो PTI के चेयरमैन और उस वक़्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश की गई थी, या महंगाई का मामला हो, या 90 दिन के अंदर इलेक्शन का। PDM की इत्तेहादी जमातों के अंदर हमें इत्तफ़ाक़ राय नज़र नहीं आ रहा और अब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इलेक्शन के हवाले से मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ JUI के तर्जमान और JUI
PDM के अंदर जो है कि उनकी सरबराही JUI के सरबराह के पास थी। असलम गौरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया गौरी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बुनियादी सवाल यही है कि हमने ये देखा पिछले 1.5 साल के अंदर कि जो भी PDM के प्लेटफॉर्म से फ़ैसले हुए उसमें बड़ी तवील मुशावरत होती थी, बाकायदा इजलास होते थे, सरबराही इजलास होते थे, सेकंड टियर लीडरशिप की आपस में नशिस्तें होती थी और मुशावरत से फ़ैसले हमें तमाम नज़र आ रहे थे। लेकिन अब ये क्या मामला है कि अदम एतमाद के ऊपर भी, खा वो महंगाई का इशू हो या दीगर जो मसाइल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जा रही है और कोई ज़िम्मेदारी इज्तिमाई तौर के ऊपर PDM कबूल नहीं कर रही। देखिए, बात यह है कि PDM जो इत्तेहाद था, उस इत्तेहाद में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि PDM बना था जब पीपल्स पार्टी ने एक ऑल पार्टीज रखी थी और उस ऑल पार्टीज के बाद एक PDM का इत्तेहाद बना जिसके सरबराह मौलाना साहब को बनाया गया और जिसके सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी थे। कुछ अरसे बाद जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब वाइस प्रेसिडेंट थे और इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथी भी थे उसमें। तो कुछ अरसे बाद हमने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जिसमें एक डिसीजन ये था कि हम अपने तमाम जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो अपने अपने ओहदों से इस्तीफे दे देंगे। ये वो इशू था जिस पे PDM में बहस हुई। बहस मुबाहिसे के बाद इस पे सबने एग्री भी किया कि ये ठीक है। और फिर जब वो टाइम आया जब हमने कहा कि हम एक जुलूस की शक्ल में, एक मिलियन मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद आएंगे और फिर यहाँ बैठ के ये कदम उठाएंगे, तो उस पे पीपल्स पार्टी ने, जब हम फाइनल उस तय कर रहे थे ये मिलियन मार्च, तो पीपल्स पार्टी ने PDM छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो उस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हुई। उसके बाद PDM से पीपल्स पार्टी भी बाहर चली गई, ANP भी बाहर चली गई और उसके बाद ये दोनों पार्टियां PDM से बाहर थी, PDM का हिस्सा नहीं थी। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सूरत हाल। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था, 2018 के इंतखाबात हुए, जमीयत उलमा इस्लाम का उसी दिन से मौक़िफ़ था कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, इन असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सब मिलके इन असम्बलियों से बाहर निकल जाएं, इस्तीफ़े दे दें। ये हमारा मौक़िफ़ था जिसको सब तस्लीम कर रहे थे। लेकिन फिर सब साथियों ने ये कहा कि नहीं, अभी कुछ अर्सा इनको चलने दें, ये जो कुछ कर रहे हैं इनके पास ना कोई टीम है, ना संभाल सकते हैं, ये नुकसानात में जाएंगे। तो नतीजा ये निकला कि हमें मजबूरन साथियों के साथ चलना पड़ा और हम उस असम्बली का हिस्सा रहे तादम जब असम्बली की मुद्दत पूरी हुई। जहाँ तक आपके उस सवाल की बात आ रही है कि जी अदम एतमाद, तो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उस वक्त हमारा मौक़िफ़ यही था कि हम इस्तीफे दे दें और ये हुकूमत से निकल जाएं। लेकिन फिर चूंकि सबके साथ मिलकर चलना था, PDM का मौक़िफ़ यही था। PDM में शामिल जितनी पार्टियाँ थी, जो बाकी बची थी 2 पार्टियों के अलावा, उन सब का यह मौक़िफ़ था कि हमें इंतखाबात कराने चाहिए फौरी तौर पे और इंतखाबात की सूरत में हम इंतखाबात की सूरत में इस वक्त पोजीशन भी ठीक है और हमें फिर कितना टाइम मिल जाएगा कि ये बिगड़ी हुई मईशत जो है इसको हम संभाल पाएंगे। लेकिन फिर सब साथियों के साथ बात करनी होती है। तो पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ अली जरदारी साहब का मशवरा था, दबाव भी था, उनका मौक़िफ़ भी था कि नहीं, अदम एतमाद की तरफ जाया जाए। और ये अदम एतमाद की बात हुई तो फिर अदम एतमाद पे PDM ने भी, चूंकि सब ने मिलकर चलते आ रहे थे 3.5 साल से, तो PDM ने भी उनके साथ, हमारा मकसद ये था कि ये हुकूमत जो मुल्क को तबाह कर रही है इससे कैसे जान छूटे, तो हम सब ने उनकी तायद कर दी। और ये बात मौलाना साहब ने एक दफा नहीं कही, मुतअद्दिद बार पहले भी की है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दिन ये लाहौर में हम गपशप के मूड में बैठे थे साथियों के साथ, ये पुरानी बात थी, 2 साल पहले की बात किसी दोस्त ने छेड़ी, तो उसमें मौलाना साहब ने ये बात दोहराई और ये बात पहले वो कई दफा कह चुके हैं। साहब एक और चीज बताएं, पीपल्स पार्टी इस पे सीख पा हो गई। पीपल्स पार्टी की समझ नहीं है कि सीख पा होने की वजह क्या है, क्योंकि ये बात तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। ये PDM का मौक़िफ़ था, किसी सिर्फ मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ नहीं था। एक चीज और गौरी साहब ये पूछना चाहूंगा कि बुनियादी मकसद आपका ये था कि PTI की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, अवाम से रजू किया जाए ताकि मुल्क को PTI की हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। तो जब अदम एतमाद पेश हुई और फिर जो डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त रूलिंग दी और प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन अनाउंस कर दिया, तो फिर क्या वजह थी? बुनियादी मकसद तो यही था कि हुकूमत का खात्मा और अवाम से रजू किया जाए ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ आएँ। तो फिर बुनियादी वजह क्या बनी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन वहाँ पर फिर अगेन PMLN और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि नहीं, हमें कुछ वक्त चाहिए,
वो वक्त हासिल करते करते फिर ये पूरी असम्बली की मुद्दत भी पूरी हो गई, लेकिन जो महंगाई पहले 12% थी वो अब 30% पे चली गई है। तो वो बुनियादी नुकता क्या था जिसकी वजह से जो असल मकसद से हटकर फिर दोबारा हुकूमत की तरफ आना पड़ा? देखिए, बात यह है कि वो मकसद ये था कि हम उस हुकूमत से छुटकारा चाहते थे, लेकिन इमरान खान फिर अपनी मर्जी का सेटअप लाते निगरान, क्योंकि असम्बलियां वो तोड़ रहे थे तो फिर उनकी मर्जी का सेटअप निगरान आता। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने थी। हमने पिछले 3.5 साल का तजर्बा भी किया था। हमारे सामने 2018 का इलेक्शन, उसकी निगरान हुकूमत भी थी। हम ये सब चीजों को गौर से देख रहे थे, हम आगे की तरफ देख रहे थे, आगे ये मसाइल क्या पैदा होंगे। तो यही वजह है कि हमने फिर सोचा कि इसमें कुछ अर्सा इनको अदम एतमाद से अलहदा का एक आईनी रास्ता था। सबने ये भी एक बात आई कि अगर इस तरह से जलसे जुलूसों से और धरनों से अगर हम हुकूमत खत्म करने लगे तो फिर ये हम सब एक दूसरे के साथ ये एक सिलसिला बन जाएगा और एक दूसरे के साथ यही तरीकाकार अख्तियार करेंगे। तो फिर सबने ये तय किया कि ऐसे करते अदम एतमाद से जो आईनी तरीका है इस हुकूमत को फारिग करते हैं। उसके बाद जो नई हमारी हुकूमत आएगी, वो हुकूमत आने के बाद इसको इंतखाबात की तरफ हम असम्बलियां तोड़ेंगे और इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने हुकूमत संभाली और अंदर जो कुछ हुआ बैलेंडर हमने देखे, उसके बाद फिर हमारी जरूरत नहीं कि हम असम्बलियां तोड़े। हमारी जरूरत ये थी कि मुल्क बचाएं, और फिर हम सबका मौकफ था, किसी एक पार्टी का मौकफ नहीं था कि मुल्क को बचाने के लिए इसको लेके आगे बढ़ना है। तो फिर हमने इस वजह से हुकूमत का सब हिस्सा बने और ये हुकूमत को चलाई। वरना मुआशी तौर पर हम उस वक्त अगर कोई निगरान गवर्नमेंट आती या उस वक्त हुकूमत इमरान की मजीद रहती तो ये मुल्क आपका 100% डिफॉल्ट हो चुका होगा। लेकिन गौरी साहब, एक एतराज आप पे ये भी किया जाता है कि उस वक्त शायद इसलिए आप आखिरी दिन तक हुकूमत करते रहे कि आप पब्लिक सपोर्ट जो है PDM वो खो चुकी थी। एक ये एतराज़ है इसके ऊपर। और अभी भी ये कहा जाता है कि असम्बली तहलील से जो 4 दिन पहले मरदमशुमारी के नताइज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे के उनका ऐलान करने का मकसद भी ये था कि हल्का बंदियाँ आए, हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन ताख़ीर हो, और दूसरी तरफ आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये आप नहीं समझते कि वो फ़ैसला जो पूरा 1 साल हुकूमत करना, उसके अंदर महंगाई का बढ़ जाना, पब्लिक सपोर्ट आपकी ख़त्म हो जाना, और फिर अभी आपको फिर ये ना सिर्फ पंजाब KP के इलेक्शन जो है नहीं हो सके 90 दिन के अंदर, अभी मरकज़ और पूरे मुल्क के अंदर दोबारा ये दिखाई दे रहा है कि 90 दिन का मामला जो है कि वो दोबारा आईनी बुरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। तो ये नहीं समझते कि वो पॉलिटिकली आपसे कोई गलती हो गई है उस फैसले में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई इसके लिए 1 साल नहीं चाहिए, महीना 1.5 महीना चाहिए। और उसकी भी बात आ गई है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का ऐलान आ गया है। मरदमशुमारी भी एक आइन का तकाजा था कि ये लाजमी होनी चाहिए इस इंतखाबात से कबल। ये भी एक आइन का बहरान था। अगर आप उस तरफ देखें तो ये भी एक आईनी बहरान था अगर हम मरदमशुमारी के रिजल्ट को मुतस्लीम ना करवाते। मार्च के अंदर तो रिजल्ट तरतीब पा गए थे ना, और वेबसाइट पे भी आ गए थे अप्रैल मई के अंदर। तो फिर ये तो 3-4 महीने डिले करने का मकसद तो ये था इलेक्शन डिले हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह फरवरी में हो रहा है इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने डेट दे दी है, हमें उन पे एतमाद है। और ग्राउंड रियलिटी भी ये है कि 2 महीने से कुछ फरवरी में अगर वो हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी आईनी तकाजा है। जो कुछ हुआ है मरदमशुमारी आईनी तकाजा थी, आइन की जरूरत थी, और उसके बगैर जो होता इलेक्शन उसकी हैसियत गैर आईनी होती, और वो भी जरूरत थी। और ये भी जरूरत है कि उसके बाद जो इस वक्त हो रही है अपना हल्का बंदियां, वो भी उस मरदमशुमारी के बाद एक आईनी जरूरत है। तो अगर महीना 2 महीने ऊपर होते, महीना 2 महीने में कोई क़यामत नहीं आती। ये तो होता है कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत कि सालों की बात हो रही है और अवाम का ओपिनियन तब्दील करना है, तो अवाम का ओपिनियन महीने 15 दिन में तब्दील नहीं होता। एक बात तो ये ज़हन में रखें आप, और ये लाजमी है, यह आइन का हिस्सा तकाजा है और इसको पूरा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की बात को मानना चाहिए, वो जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। और जहां तक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जब ये इजलास हुआ था अपना मुश्तरका मफादात कौंसिल का, जिसमें ये अप्रूव किया गया है मरदमशुमारी को, तो उसमें मुराद अली शाह साहब तशरीफ रखते थे। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला तशरीफ रखते थे, जो बाकी वज़रा थे वो भी तशरीफ रखते थे, तो उनकी मर्जी शामिल थी। और साफ ज़ाहिर है जब आप उसको अप्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर इसके बाद हल्के बंदियों में जाएंगे। तो ये तो इतने तो बच्चा वो भी नहीं था मुराद अली शाह। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब बातचीत कर रहे थे, और उनका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी इसमें जिम्मेदार है, और उनका ये ख्याल है कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ अरसा डिले भी हो जाए तो कोई ऐसा मामला नहीं, लेकिन आईन पाकिस्तान
की बड़ी वाज़ेह शिकें हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तलसी देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।